अमीर और गरीब बहू की छठ पूजा। मुझे रात को ही आंगन में से आंच की लकड़ियां उठाकर घर के अंदर रख देना चाहिए था। अब आंगन में ओस गिरने वाली है, उसी से लकड़ी सिल गई है। कितना धुआं हो रहा है, ऐसे खाना बनने में देर हो जाएगी। गरीब बहू आशा चूल्हा फूंक रही होती है, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। इतने में उसके दोनों बच्चे भोलू और राधा आ जाते हैं। माँ माँ, आपको पता है कुछ लोग पोखर की साफ सफाई कर रहे थे। वो इसलिए भोलू क्योंकि छठ पूजा आने वाली है। माँ, फिर तो तुम छठ पूजा में खीर पूरी बनाओगी ना? कितने दिन हो गए खीर खाए। मुझे 2 कटोरी भरकर खीर देना और राधा दीदी को आधी कटोरी देना। भोलू के बच्चे, मैं तुझे अपने हिस्से का खीर बिल्कुल भी नहीं दूंगी। माँ, तुम मुझे छठ पूजा के लिए इस बार 2 जोड़ी नए कपड़े दिलाना। एक मैं शाम वाली छठ पूजा में पहनूंगी और एक सुबह। दोनों को फटे हुए कपड़ों में देख राधा रोकर कहती है, हाँ मेरे बच्चों, इस बार मैं अपने दोनों बच्चों को छठ पूजा पर 2-2 जोड़ी नए कपड़े जरूर दिलाऊंगी। अभी मुझे काम पर जाना होगा। माँ जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बहू। आशा पैदल पैदल काम पर पहुंच जाती है। वो जिस कोठी में काम करती थी वो बहुत दूर था। एक गरीब को रोजी रोटी कमाने के लिए अंगारों में भी तपना पड़ता है, तब जाकर उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। आशा के काम पर पहुंचते ही रंजना उसे बहुत झाड़ती है। कहाँ थी तू अब तक? घड़ी देखी है? सुबह के 10 बजने वाले हैं। पिछले 2 दिन से तू रोज देर से आ रही है। बाप का घर समझा है क्या? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब काम वालियों को खूब समझती हूँ, मगर मेरे घर में तेरी काम चोरी नहीं चलेगी। क्या हो गया रंजना बहू, क्यों बरस रही है उस बेचारी पर? मम्मी जी आप तो मत बोलिए, आपने इस 2 कौड़ी की गरीब को मुंह लगा रखा है। मालकिन, आगे से देर नहीं होगी, माफ कर दीजिए। अब थोड़े दिन में छठ पूजा शुरू हो जाती है। अरे आशा, आ गई तू? आज नहाए खाए है, खाने की मेज अच्छे से साफ कर दे और दाल चावल और लौकी की सब्जी बना देना। फीकी दाल तो खाई नहीं जाएगी मुझसे। सुन, दाल में घी का तड़का लगा देना और सब्जी भी घी में बनाना। मालकिन, मैं फर्श लीप देती हूँ, नहाए खाए जमीन पर होती है। अच्छा, तो अब मुझे छठ पूजा की विधि तुझ गरीब से सीखनी पड़ेगी। तू 2 कौड़ी की गरीब, मैं अमीर घर की बहू हूँ, महंगे मेज पर ही खाती आई हूँ। अरे रंजना बहू, इसमें अमीरी गरीबी कहाँ से आ गई? उस बेचारी ने तो तुझे बताया है। कोई बात नहीं बड़ी मालकिन, जाने दीजिए। मेम साहब, मैं भी छठ पूजा कर रही हूँ। अगर आज आप कुछ पैसे दे देती तो बाजार से दौरा सूप खरीद ले आती, वरना छठ के दिन बड़े महंगे बिकते हैं। देख आशा, अभी पहले ही छठ पूजा में हमारे घर में बहुत खर्चा हो चुका है और मुझे दूसरी काम वाली भी मिल गई है तुझसे सस्ते में। तू कोई और घर देख ले। बेचारी आशा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। हे छठी मैया, पहले ही मुझ गरीब बहू पर इतनी विपत्ति थी, ये क्या हो गया? छठ पूजा के पावन दिन के बीच मुझ गरीब बहू से काम भी छिन गया है। मैं जानती हूँ मैया, आप मुझ गरीब बहू की परीक्षा ले रही है ना? घर आके आशा अपनी सास को काम छूटने की बात बताती है। इसका मतलब अब हम छठ पूजा नहीं मनाएंगे दादी माँ? मनाएंगे बच्चों। जिनके पास छठ पूजा का सामान खरीदने के पैसे या समर्थ नहीं होता, वो छठ होने वाले घरों से फल जोड़कर भी छठ पूजा करते हैं। ये सुनकर आशा आंसू पोंछकर कहती है, इसका मतलब मैं गरीब बहू भी छठ पूजा कर सकती हूँ। अगले दिन खरना होती है, जिसमें अमीर बहू बड़े ही धूमधाम से खरना मनाती है। माँ जी आप तो जानती हैं, मेरा खरना व्रत है, इसलिए आप मेरे लिए खीर पूरी बना देना। मैं कमरे में जा रही हूँ। जहाँ अमीर बहू सास को ऑर्डर देकर आराम फरमाती है, वहीं गरीब बहू फटा आंचल पसारे हुए द्वार द्वार जाती है। सुनो बहन, मुझ गरीब निर्धन की मदद करो। छठ पूजा करने का मन रखती हूँ, दया करके मुझ गरीब की झोली में 1 आधा फल डाल दो। उस गरीब की फटे हाल अवस्था को देखकर वो अमीर औरत उसे धक्का देकर बोलती है, चल भाग यहाँ से। तुझ जैसी भिखमंगी गरीब बहुओं के लिए छठ पूजा नहीं बना। छठी मैया तेरे घर आंगन भी नहीं जाएगी। नहीं, छठी मैया मुझ गरीब के घर आएंगी, उन्हें मेरी विनती सुननी होगी। आशा खरना भूखी द्वार द्वार जाती है, मगर सभी उसे भगा देते हैं। वो छठ घाट जाकर बहुत रोती है।
सुना है छठ के दिन में तुम इस घाट में वास करती हो। माँ, तुम्हारा घाट कितना सुंदर सजा है, मगर मुझ गरीब निर्धन का घर आंगन आज के दिन भी सुना है। क्यों छठी मैया, क्या निर्धन और गरीबों को छठ पूजा करने का हक नहीं? हक है बेटी, जानती हो छठ पूजा के दिन में छठी मैया तो हर घर आंगन का दरवाजा खटखटाती है। उनके लिए तो धनी निर्धन दोनों बराबर हैं। तभी आशा 70-80 साल की बुढ़िया को छठ घाट साफ करते हुए देखती है और अपना दुख उसे बताती है। बेटी, पिछले साल मैंने छठी मैया से एक मन्नत मांगी थी, जो कि पूरी हो चुकी है। अब मेरे शरीर में सुख नहीं, जो मैं इतने दिनों का अखंड छठ व्रत कर पाऊं। अगर तुम मेरे बदले का ये मन्नत पूरा कर दोगी तो मैं तुम्हें छठ पूजा के पूरे पैसे दूंगी। बूढ़ी अम्मा छठ घाट का सारा सामान लाकर उसे देती है। पहली छठ पूजा के दिन छठ व्रत भूखी वो गरीब बहू लकड़ी बिनकर लाती है और ठेकुआ पूरी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू, रंजना बहू, मैंने ठेकुआ पूरी बनाने का आटा, सूजी, घी, मावा, मैदा, काजू, बादाम, पिस्ता सब मंगा दिया है। अब तुम जल्दी से ठेकुआ पूरी बना लो। देखते देखते शाम ढल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। माँ जी, एक तो मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, ये ठेकुआ पूरी मुझसे नहीं बनेगा। चूल्हे के आगे बैठकर मुझे प्यास लग जाएगी। आप एक काम कीजिए, हलवाई के यहाँ से ठेकुआ खरीद कर मंगा लीजिए, अर्घी तो देना है। एक तरफ जहाँ 3 दिनों का छठ पूजा व्रत भूखी गरीब बहू चूल्हे पर खुद पकवान बनाती है, वहीं रंजना अपने सजने संवरने में लगी होती है। शाम को दोनों एक ही घाट पर आते हैं। आखिर जैसे तैसे तुम गरीब ने छठ पूजा कर ही लिया, मगर ये पीली साड़ी, वो भी सूती की। मेरी साड़ी देखो, मेरी ये साड़ी एकदम महंगी है और छठ पूजा के दिन स्पेशली मैंने पार्लर से मेकअप भी कराया है। बताओ कैसी लग रही हूँ? आप बहुत सुंदर लग रही हैं छोटी मालकिन। छठी मैया आपको हर खुशी दे। इसके बाद आशा छठी मैया के आशीर्वाद भरा पीला सिंदूर अपनी भर मांग में भरकर सूप का प्रसाद लिए छठ घाट के पानी में उतरकर सूर्य को अर्घ देती है। वहीं दूसरी तरफ रंजना बस नाम के लिए पानी में खड़ी होकर रील बनाकर नाचने भी लगती है। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यारा, फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी। आहा वाओ, इस छठ घाट पर कितने सारे लोग मेरा डांस देख रहे हैं। अब तो मैं इंस्टा पर फेमस हो जाऊंगी। मेम साहब, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे छठी मैया का अपमान होता है। आप छठ व्रत भूखी है। ओह प्लीज आशा, शट अप, मैं ये सब नहीं मानती। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं इस रील में, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। इसके बाद दोनों घाट के पानी में से बाहर आते हैं। तभी सीढ़ियों पर रंजना का पैर फिसल जाता है। माँ जी बचाइए, अरे कोई मेरी बहू को बचाओ, वो गिर रही है। आशा रंजना को जल्दी से बचाती है। काफी चोट लगने के कारण से रंजना के सर पर पट्टी होती है, मगर अब उसे छठ पूजा की मान्यता का एहसास हो जाता है। आशा, काश मैं तुम्हारी बात मान लेती, मगर मैंने छठी मैया का अपमान किया है, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। अब मैं कल का छठ व्रत कैसे पूरा करूंगी? मेरे सर पर पट्टी बंधी है, अब मैं घाट के पानी में डुबकी कैसे लगाऊंगी? मालकिन, आपके हिस्से का छठ पूजा का अर्घ मैं दे दूंगी। अगले दिन आशा अपने साथ रंजना के हिस्से का भी अर्घ देकर दोनों का छठ पूजा पूरा करके घर लौटती है। माँ, अब तो छठ पूजा खत्म भी हो गया है, जल्दी से मुझे ठेकुआ दे दो ना, मुझे खाना है। हाँ हाँ मेरे भोलू, ये ले। आशा बहू, थोड़ा बहुत छठ पूजा का प्रसाद ले जाकर उन बूढ़ी अम्मा को भी दे देना। आखिर उन्हीं की बदौलत तो आज हम गरीबों के घर में छठ पूजा हो सकी है। जी माँ जी। प्रसाद लेकर आशा उस बूढ़ी अम्मा के दिए पते पर आती है। सुनिए भैया, यहाँ झोपड़ी में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, वो कहाँ है? अरे बहन जी, मैं तो सालों से यही रहता हूँ, ये झोपड़ी खाली है और यहाँ कोई नहीं रहता।
ये सुनकर उस गरीब बहू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और उसे समझते बिल्कुल देर नहीं लगती कि उसकी छठ पूजा को पूर्ण करने के लिए मदद के रूप में स्वयं छठी मैया उसके पास चलकर आई थी। रंजना भी अपनी भूल की माफी मांगकर उसे वापस से काम पर रख लेती है। छठी मैया के हृदय में उस निर्धन गरीब बहू की भक्ति सच्ची ठहरती है, जिससे छठी मैया जाते जाते उसकी जिंदगी को फिर से हरा भरा कर जाते हैं। ये लो, मैं तुम तीनों के लिए इस बार तुम्हारी मनपसंद रंग की चूड़ियां लेकर आया हूँ। तुम्हें इस रंग की चूड़ियां काफी पसंद है ना? हाँ भैया, ये चूड़ियां तो काफी सुंदर लग रही हैं। होंगी भी क्यों नहीं, 500 रुपए की चूड़ियां जो हैं। भैया, इतनी महंगी चूड़ियां? मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं दे पाता, इसलिए सोचा इस भाई दूज पर कम से कम तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चूड़ियां ही दे दूं। अगर आप लोगों का भाई दूज मन गया हो तो आप काम पर जाइए, वरना लेट हो गए तो सेठ पैसे काटने में देरी नहीं लगाएगा। हाँ हाँ चलो, मैं चलता हूँ, तुम तीनों अपना ख्याल रखना। इतना कहकर आलोक अपने काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, ये चूड़ियां तो काफी सुंदर लग रही हैं ना। अब तक का ये भाई दूज का सबसे अच्छा तोहफा है हमारा। लाओ ये चूड़ियां इधर। इतनी महंगी चूड़ियों का तुम लोग क्या करोगी? ये चूड़ियां तो मुझ पर अच्छी लगेंगी। लेकिन भाभी, ये चूड़ियां तो भैया हम तीनों के लिए लेकर आए हैं, भाई दूज के तोहफे के तौर पर। तुम्हारे भैया तुम तीनों पर इतने पैसे लुटाते हैं, तुम तीनों का क्या पेट नहीं भरता? महीने भर में जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा तो तुम तीनों लोगों के खर्चों पर लुटा देते हैं। हाँ ही बड़ी 500 रुपए की चूड़ियां पहनने वाली। ये चूड़ियां तो मैं ही पहनूंगी। और हाँ, याद रखना, अगर इस बारे में तुम्हारे भैया को पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर आरती वहां से उन तीनों बहनों की चूड़ियां लेकर चली जाती है, जिसके चलते उन तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि, काजल, प्रीति और आलोक के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते आलोक ने ही अपनी तीनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। आलोक एक छोटी सी दुकान में टेलर का काम करता था, जिससे वो अपना घर खर्च चलाया करता था। वहीं आलोक की पत्नी आरती अपनी नंदों से हमेशा बुरा ही बर्ताव करती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और पूरा 1 साल बीत जाता है। क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? वो देखो, चारों तरफ कैसे भाई दूज की तैयारी चल रही है। सभी बहनों के भाई उनके लिए कितने अच्छे अच्छे तोहफे लेकर जा रहे हैं, और एक हम हैं कि हमें भाई दूज पर कुछ मिलता ही नहीं है। पिछले साल चूड़ियां मिली, वो भी भाभी ने रख ली। हम भी चाहते हैं कि भाई दूज पर नए कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हों, लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। अंजलि, हम सब समझ सकते हैं, हम सबके भी यही अरमान है, लेकिन तुम तो जानती हो ना भैया कितना कमाते हैं और भाभी का हम लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है। तीनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनका भाई आलोक पीछे खड़े खड़े उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुन आलोक निराश होकर एक जंगल की तरफ जाता है, जहां वो 2 समाधि के सामने बैठ जाता है। माँ, बाबा, आप दोनों के जाने के बाद मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपनी तीनों बहनों को हर खुशियां दे सकूं, लेकिन शायद मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया। मेरी बहनों के दिल में कितनी आस है, लेकिन मैं उनकी आस को पूरा न कर सका। मैं एक अच्छा भाई बनने में कामयाब नहीं हो पाया। अब आप लोग ही बताएं मैं क्या करूं? आलोक इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक उड़ता हुआ मोर पंख आता है, और देखते ही देखते आलोक के पास कई सारे मोर पंख उड़ते हुए आ जाते हैं। ये क्या, ये इतने सारे मोर पंख कहां से आ गए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, ये जंगल है, यहाँ तो इतने सारे मोर रहते हैं, तो लगता है सारे मोर पंख उन्हीं के ही हैं। लेकिन मैं इन मोर पंखों का क्या करूं? काश मैं मोर पंखों का कुछ कर पाता। ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे हाँ, आइडिया, मैं इन मोर पंखों से अपनी तीनों बहनों के लिए गाउन बना सकता हूँ। ये मोर पंख दिखने में कितने सुंदर हैं, तो इनका गाउन भी कितना सुंदर लगेगा। हाँ, एक काम करता हूँ, इन सारे मोर पंखों को इकट्ठा करता हूँ और ले जाकर इनका गाउन बनाता हूँ। इस बार मैं भाई दूज के त्योहार पर अपनी बहनों को यही उपहार दूंगा। आलोक जल्दी से सारे मोर पंखों को इकट्ठा करता है और अपनी दुकान पर ले जाकर उन सभी मोर पंखों के 3 सुंदर सुंदर गाउन तैयार कर देता है। इस बार आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। चलो कोई बात नहीं भैया, हाँ बैठो, तुम्हें मैं टीका कर दूं, वरना भाई दूज का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बहनों के लिए भाई दूज पर कुछ न लाऊं?
मैं तुम तीनों के लिए एक बहुत ही प्यारा गाउन लेकर आया हूं, और इससे पहले चलो तुम तीनों जल्दी से बैठकर मुझे टीका कर दो और इस भाई दूज की रस्म को पूरा करो। अरे वाह भैया, ये गाउन तो मोर पंख जैसा है और इतना सुंदर भी है। ये किसी ने आज तक नहीं पहना होगा। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम मोर पंख का गाउन पहनेंगे। आज तक मैंने तुम तीनों को कुछ ज्यादा नहीं दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। ऐसा मत बोलिए। आपने भले ही हमें कोई खास तोहफा ना दिया हो, लेकिन हम तीनों बहनों को आपने बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह पाला है और इतने अच्छे से ख्याल रखा है। ये हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। अंजलि की बातें सुन आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद तीनों बहनें मोरपंख का गाउन पहनती हैं और गांव भर में घूमने लगती हैं। उन तीनों बहनों को मोरपंख के गाउन में देख गांव के लोग, अरे देखो देखो ऐसा लग रहा है कि 3 मोरनियां जा रही हैं। अरे ना जाने आज के लोगों को क्या हो गया है, कुछ भी पहन लेते हैं। देखो प्रीति, गांव वाले हम पर कैसे हंस रहे हैं। उनको हंसने दो, उन लोगों का काम ही है लोगों का मजाक उड़ाना और हंसना। तीनों बहनें गांव वालों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके जा रही होती हैं कि तभी उनके बगल से गाड़ी गुजरती है। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी कहता है, ओह माय गॉड, ये क्या चीज है? ऐसा गाउन तो मैंने आज तक नहीं देखा। लगता है ये गाउन किसी बहुत ही बड़ी फैशन डिजाइनर ने बनाया है। ड्राइवर, यहीं गाड़ी रोको। क्या आप तीनों मुझे बता सकती हैं ये मोरपंख का गाउन किसने बनाया है, या आप लोगों ने ये गाउन कहां से खरीदा है? ये गाउन हमने कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि इसे तो हमारे भैया ने बनाया है। वो एक छोटी सी दुकान में सिलाई का काम करते हैं। उन्होंने ये ड्रेस हमें भाई दूज के त्योहार में तोहफे में दी है। आपके भाई का मोरपंख का गाउन बनाने का आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। क्या आप मुझे उनसे एक बार मिलवा सकती हैं? क्या उन्होंने कोई गलती कर दी? देखिए, इस दुनिया में हमारे भाई के अलावा कोई नहीं है। आप भगवान के लिए उन्हें कुछ मत करिएगा। नहीं नहीं, आप जो सोच रही हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे तो बस उनसे एक बार मिलना है। फैशन डिजाइनर के कहने पर तीनों बहनें डिजाइनर को अपने घर ले जाती हैं, जहां उनका भाई खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट रहा होता है। क्या आप ही हैं जिन्होंने ये मोरपंख का गाउन बनाया है? जी हाँ, लेकिन आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं एक फैशन डिजाइनर हूं। मैंने आज से पहले ऐसा फैशन नहीं देखा। आपका ये मोरपंख का गाउन तो पूरी फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचा सकता है। क्या आप मेरे लिए ये मोरपंख का गाउन बना सकते हैं? इसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए बना सकता हूं, लेकिन मेरे पास मोरपंख नहीं है। जितने थे उतने का तो मैंने अपनी तीनों बहनों के लिए गाउन बना दिया। आप उसकी फिक्र मत करिए। आपको जो भी सामान चाहिए वो मैं आपको लाकर दूंगा। आप बस मुझे ये मोरपंख के गाउन बनाकर दे दीजिए। फैशन डिजाइनर आलोक को बहुत सारे मोरपंख लाकर देता है, जिससे आलोक मोरपंख के कई सारे गाउन बनाता है। आलोक के बने हुए मोरपंख का गाउन फैशन इंडस्ट्री में तहलका मचा देता है और हर कोई उस मोरपंख के गाउन को पहनना चाहता था। ये लीजिए आपकी पेमेंट। हे भगवान, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन मोरपंख के गाउन के इतने सारे? आप नहीं जानते कि आपने क्या चीज बनाई है। इसके लिए तो ये पेमेंट भी कम है। अगर आप चाहे तो मेरे साथ काम कर सकते हैं, वो भी पार्टनर बनके। अरे, ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि आप जैसे फैशन डिजाइनर के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। आलोक उस फैशन डिजाइनर के साथ मिलकर काम करने लगता है, जिससे अब आलोक के घर के हालात धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और उनकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आरती का बर्ताव भी अब अपनी तीनों नंद के लिए अच्छा हो जाता है, जिससे अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।